जो बन रहा था वो कर लिया। किस किसने नहीं किया? एक सवाल में कोई दिक्कत नहीं है यार। 50% से ज्यादा किसने नहीं किया? पूरा किया है ना? हाँ हाँ, निकालो से, तुम निकालो, निकालो होमवर्क निकालो, शीट का होमवर्क निकालो सब, देखिए एक बार। अरे पहले बताओ ईमानदारी किसने नहीं किया? सबने किया है यहाँ पर जो बैठे हैं? हाँ पक्का? चेक कर लूं? क्यों नहीं किया तुमने? रेस की तो कोई दिक्कत नहीं, मैं शीट की बात। सबने किया है ना? चलो बस ठीक है, मैं चेक करूंगा नेक्स्ट क्लास में, चेक करूंगा मैं। पक्का? पक्का सही में नेक्स्ट टाइम चेक करने वाला हूँ। क्या बताओ क्या था शीट में? अच्छा क्वेश्चन बने कि नहीं बने? बन गए ना सारे? मतलब लगभग सारे? फिर ठीक है। मतलब मेन हमारा होमवर्क होमवर्क चेक करने के पीछे ये था कि आपको ऐसा ना लगे कि 7 दिन का ब्रेक हो गया है इसलिए हमारा टॉपिक खराब हो गया, ये ऐसा नहीं लगना चाहिए ना हमको। बस इसलिए मैंने आपको होमवर्क चेक करने के लिए बोला था। भाई मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पे, रेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स हो आप। क्वेश्चन नंबर 1, O1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एबीसी में डाउट है? भाई क्यू सिस्टम क्यू सराउंडिंग तो सब हमेशा जीरो आएगा ना। सिस्टम के लिए आप डेल्टा एच लिखो, सराउंडिंग के लिए लिखो माइनस ऑफ डेल्टा एच। क्या लिखोगे? माइनस ऑफ डेल्टा एच, तो दोनों का सम करने पर जीरो आ जाएगा। वर्क भी मामला है। सिस्टम पे अगर प्लस प्लस ऑफ कुछ आ रहा है तो सराउंडिंग में कितना आएगा? वो माइनस ऑफ आएगा ना, क्योंकि अगर आपने सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों को ही सिस्टम मान लिया तो फिर एक्सटर्नल एजेंट को बचा ही नहीं। आप पढ़ते हो ना वर्क, क्या नाम था उसको, वर्क एनर्जी थ्योरम जिसका नाम था, ठीक है ना? अगर एक्सटर्नल एजेंट से कोई वर्क ही नहीं हो रहा है तो फिर तो मतलब बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं। अच्छा यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट क्यों हमारा हट गया है? क्योंकि आपने सिस्टम और सराउंडिंग को कंबाइन कर लिया एक साथ, इसलिए सम कितना आ जाएगा उनका? इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका S2 में एक सवाल है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, बहुत बढ़िया सवाल में करने, 2 कंटेनर ज्वाइन कर रखे हैं और गैस आपस में इंटरमिक्सिंग हो रहा है, जिसमें आपको डेल्टा ही पूछा जा रहा है। बाहर से कोई वर्क नहीं हो रहा है, इंटरनली वर्क हो रहा है, सम कितना आएगा उसका? जीरो आपका आ जाता है, ठीक है ना? ऐसे ही डेल्टा यू में भी वही सेम बात आएगी, डेल्टा यू में भी आपका सेम आ जाएगा। सराउंड सिस्टम प्लस सराउंडिंग आपका क्या आएगा? नॉन जीरो आएगा सम, बिकॉज प्रोसेस क्या बता दिया इसने आपको? इरिवर्सिबल बता दिया ना, सम कितना है? ग्रेटर देन जीरो। यूनिवर्स का एंटर पे क्या करेगा? इंक्रीज करने वाला है, ठीक है? इसलिए फिफ्थ, सिक्स, सेवन, सेवेंथ में ए क्यू नहीं होगा। डेल्टा जेपराइजेशन आपको दिया हुआ है 300 जूल पर ग्राम एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, देन मोलर एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन करा रहे हो ना? कंडेंसेशन करा रहे हो, नॉट वेपराइजेशन नहीं करा रहे हो, कंडेंसेशन करा रहे हो, तो डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा ना। पानी को हीट करने पर वो स्टीम में कन्वर्ट होता है और स्टीम से एनर्जी रिलीज करने पर वो कंडेंस करता है लिक्विड में, तो डेल्टा एच हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा कंडेंसेशन के लिए। एट्थ, नहीं एट्थ में डाउट है, एट्थ में ना फॉर्मूला लगाइए, एनसीवी एल एन T2/T1 प्लस NR LN V2/V1। प्रेशर दिया है क्या? प्रेशर दिया है तो एनसीपी एल एन T2/T1 प्लस NR LN P1/P2, सीधा आंसर आ जाएगा। नाइन्थ, 10th, 11, 12,
ट्वेल्थ का डी आपका डाउट आ रहा है, Fe 400 केल्विन से Fe 300 केल्विन, डाउट क्या है फिर? किसको डाउट था? तुम्हारे भाई समझ के तुमसे किसी नहीं बनाया यार, तो तुम उससे पूछ लेते, तुम उससे। अच्छा मैंने देखा है कि ऐसे भाई दूसरे भाई से कभी ये पूछेंगे, आपको जुड़वा भेजा ना इवनिंग वाला, उसमें 2 बजे भी जुड़वा है, बिल्कुल उनकी तरह, जौनपुर के रहने वाले हैं, पीछे बैठते हैं वो, जब बनारस के पास है ना, वहां से है, बनारस के पास। तो ऐसे ही है ना, वो एक साल पूछेगा ना, तो दूसरा बोलेगा इसको ऐसे करना था। तो मैंने कहा भाई तू इससे पूछ लेता, तुझे बता रहा है ऑलरेडी। तो देखो यहाँ पर भी कहानी है सेम, एक को डाउट है, दूसरा बता रहा है सर ऐसे कर दो, ठीक है ना। तो फॉर्मूला से देख लो, फॉर्मूला से एनसीवी एल एन T2/T1 से देखो, सिंपल, एनसीवी एल एन T2/T1 से टेम्परेचर बढ़ाने पर एंट्रोपी क्या करता है? इंक्रीज करता है ना, वहां से आइडिया हम लोग को लग जाता है इजीली। ठीक है, बाकी वो फॉर्मूला ट्रू नहीं है इनके लिए। क्यों ट्रू नहीं है? क्योंकि वो तो आइडियल गैस के लिए ट्रू है, वो तो आइडियल गैस के लिए ट्रू है, लेकिन बिहेवियर हम वहां से मालूम पड़ जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एंट्रोपी आपका बढ़ेगा कि कम होगा, वहां से मालूम कर सकते हैं। हमें कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए आपको बता रहा हूँ, वैसे निकाल लो आप आंसर। 13th, हाँ, इंटीग्रेशन कर लो। देखो डेल्टा एस हमारा कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 केल्विन से 0 से 10 10 है ना, 10 दिया होगा, सीपीडीटी लगा दो, एनसीपीडीटी, मोलर पूछ रहा है, मोलर एक मोल के लिए, तो मोल 1 हो जाएगा हमारा, और यहां पर हमारा कितना हो जाएगा, NCP/dt। ये मैंने कैसे निकाला, डीक्यू का फॉर्मूला पुट कर दिया, किसका फॉर्मूला, डीक्यू का, NCP/dt, ठीक है ना। तो देखो नॉर्मली तो हम लोग सीपी को बाहर निकाल लेते थे, लेकिन यहां नहीं कर पाएंगे आप बाहर, बिकॉज सीपी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो आपको पुट करना पड़ेगा, तो पुट कर दो A T³/T, तो स्क्वायर हो जाएगा, dt 0 से हो जाएगा सॉल्व, A T³/3, दिस इज A T³/3, 0 से 10 आ जाएगा आंसर। हाँ, 0 से स्टार्ट करेंगे ना, एब्सोल्यूट 0 से। एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैसे निकालते हो, 0 से स्टार्ट करने पर निकलता है ना, जैसे हम लोगों ने एक प्लॉट बनाया था, आपको याद हो छुट्टी से पहले। हाँ, और परफेक्टली सिस्टलाइन सॉलिड बोला है, इधर आपका जो लिमिट है ना इसका, ये भी कहां से कहां जाएगा आपका, 0 से S जाएगा, है ना, डीएस का जो लिमिट है आपका क्या जाएगा, 0 से S आपका लिमिट जाएगा इसका, ठीक है ना। एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकालने के लिए करना पड़ता है, एब्सोल्यूट 0 से ही स्टार्ट करना पड़ता है। हम लोगों ने क्लास में प्लॉट ही बनाया था, पहले ऐसा आया था, फिर वर्टिकल, फिर ऐसे, फिर वर्टिकल, ठीक है। 14, 15, 16, अच्छा 16 वाला जो क्वेश्चन है ना आपका, ये आपका एलिंगम डायग्राम वाला है, पहचान गए अभी। डेल्टा जी वर्सेस टी का प्लॉट बनाते हैं ना, तो स्लोप किसके बराबर आता है, -t के बराबर आएगा ना। स्लोप किसके बराबर आएगा, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये आपका वाई पे है, टी आपका एक्स पे है, तो बेसिकली स्लोप किसके बराबर आ रहा है, माइनस ऑफ एस के बराबर आ रहा है, एंट्रोपी चेंज के बराबर आ रहा है। पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव स्लोप, और जिसमें डेल्टा एन जी 0 आएगा तो आपका लगभग लगभग क्या चलेगा, हॉरिजॉन्टल चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड का एंट्रोपी बहुत कम है कंपेयर टू द गैसेस, इतना दिया था ना। चलो रेस, पहले तो आंसर लिखो, 22 का फर्स्ट, ठीक है, ये हमारे फर्स्ट का आंसर है। सेकंड का आंसर सी है, थर्ड का आंसर है सी, सेकंड का सी, सेकंड का सी है, थर्ड का भी सी है, फोर्थ का बी बॉम्बे है, फिफ्थ का भी बी बॉम्बे है, सिक्स का ए, सेवेंथ का ACD। ये आपके केमिकल इक्विलिब्रियम क्वेश्चन आने लग गए अब, इसे क्वेश्चन आ गया आपके केमिकल इक्विलिब्रियम ली चिटेलियर प्रिंसिपल, ठीक है, ला शातेलियर का सिद्धांत। सेवेंथ, एट्थ, फ्रांस का जो आदमी था ना, फ्रांस के आदमी, बताया मैंने आपको पहले,
फ्रांस फ्रेंच जो लेंगे ना, फ्रेंच लैंग्वेज, उसमें क्या होता है, जितने नाम आपको बोलने होते हैं ना, उससे ज्यादा आपको साइलेंट करने होते हैं। समझा मैंने क्या बोला? जितना उसका नाम बड़ा सा नाम आएगा तो मान के चलो 50% ज्यादा तो साइलेंट रहेगा उसमें, और 50% से कमी आपको बोलना होगा। जिसकी डी ब्रोगली, डी ब्रोगली, क्या बोलेंगे? डी ब्रॉय, क्या बोला सिर्फ? डी ब्रॉय। ये तो वही जाने कैसे लिखते हैं। ये सब ऐसा मुझे इसलिए पता है कि मैंने क्या किया था कॉलेज में, जो जोश में मैंने फ्रांस लैंग्वेज वाला, फ्रेंच लैंग्वेज का मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया था। लेकिन मुझे लगा, मैंने कहा यार ये क्या है, कुछ भी कर रहे हैं, कोई ईमानदारी नहीं है इनका। अच्छा, साइंस वाले स्टूडेंट के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जो हर चीज में लॉजिक ढूंढता है कि इसका क्या लॉजिक है, तो लॉजिक ही नहीं, कहीं पे भी साइलेंट कुछ भी कर दे रहे हैं। अच्छा, मेरा नाम रोहित, उसमें क्या बोलेंगे? ओई। अब कितना अजीब है ना। ऐसे ली चैटेलियर जो है, हम तो बोलेंगे ली चैटेलियर, तक मालूम पड़ जाए स्पेलिंग क्या बन रही है। अब वो क्या बोलेंगे? लाश आते ली। आप सोचते रहो कि क्या, तो उसमें क्या आएगा। ठीक है ना? अच्छा, ऐसा इसलिए बिकॉज बीएचयू का एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहां पर आईआईटी के अलावा वहाँ सब कुछ है, मतलब मेडिकल भी है तो वहां पर मैनेजमेंट भी है, तो फाइन आर्ट्स, सब कुछ वहां पर, पूरा बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, सब कुछ हो जाता है जो भी सीखना हो। ठीक है ना? एट्थ एसी, एट्थ आपका एसी। नाइन्थ का आपका आंसर आएगा ए बी, नाइन्थ का आपका आंसर आएगा ए बी। टेंथ का आपका आंसर आएगा 5। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। 2 में डाउट है क्या? 2 में बी होना चाहिए आंसर, सेकंड का बी होना चाहिए। रुको यार, अभी तो तुम सिर्फ सिर्फ को भी बता रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? ये आप उसको कर रहे हो वेरिएबल प्रेशर से, आप इसको एक्सपेंड करा रहे हो। 10 लीटर से 100 लीटर के बीच में, और आपसे पूछ रहा है कितना इसका इंक्रीज। अच्छा, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी दे दिया आपको, कितना हो रहा है? 400। तो फिर तो सवाल आसान हो गया। पहले वो डब्ल्यू निकाल दो, डब्ल्यू इज पीडीवी, माइनस ऑफ पीडीवी, माइनस ऑफ पीडीवी। और पी को पुट कर दीजिए फंक्शन ऑफ वी, माइनस ऑफ 10। से कुछ लोगों ने क्लास में किए हैं मेरे हिसाब से। और लिमिट क्या जाएगा? 10 से 100, 10 से 100 जाएगा इसका, माइनस ऑफ 10 ln V2/V1। तो V2 इज 100, V1 इज 10, यानी कि ln 10 कितना जाएगा? 2.303 मान लो, पूरा लेते हैं हम लोग, तो माइनस ऑफ 23.03 हो जाएगा ये। ऐसे यूनिट क्या है इसका? बस तुमने ये गलती किया है। क्या बात करते हो यार, बार लीटर आएगा ना अभी तो। अभी प्रेशर का यूनिट क्या है? बार। और वॉल्यूम का यूनिट क्या है? लीटर। तो बार लीटर में आया अभी, अब इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करके। तो माइनस ऑफ 23 हो जाएगा अभी। वो सही बात है ना, तुमने यूनिट का गड़बड़ कर दिया। 3, 4, 5, 5। Consider following reaction in equilibrium with equilibrium concentration of 0.01 molar of each every species। सबका आपने कितना लिया है यहाँ पर? 0.01 मोलर लिया है। और आपसे पूछ रहा है एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, सबसे ज्यादा किसका आपका आएगा। तो देखो ना, एक्सटेंट डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, के इक्विलिब्रियम निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? के इक्विलिब्रियम निकाल देते हैं। जितना ज्यादा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा आपका? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। और जितना कम आपका क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया, उतना क्या बताएंगे हम लोग? एक्सटेंट हमारा क्या है? कम है। ठीक है ना? क्या बोला मैंने, ध्यान सुनो इधर। हम लोग बोलते हैं कि अगर आपका के इक्विलिब्रियम का वैल्यू ग्रेटर देन 10 पावर 3 है, तो रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। पूरा सुन लो इसका कहानी क्या है। ठीक है? क्या बोला मैंने? अगर के इक्विलिब्रियम आपका 10 की पावर 3 से ज्यादा, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है? अच्छा, के इक्विलिब्रियम अगर आपका 10 पावर-3 से कम है, तो हम लोग बोलते हैं कि रिएक्शन इज हार्डली स्टार्टेड, मतलब स्टार्ट ही नहीं हुआ है। स्टार्ट ही नहीं हुआ, स्टार्ट तो हो गया है, कहने का मतलब क्या है? मुश्किल से स्टार्ट हुआ है, नाम मात्र का स्टार्ट हुआ बेसिकली। और अगर आपका के इक्विलिब्रियम इन दोनों के बीच में है, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई आप एक
एब्सोल्यूट कमेंट नहीं कर सकते कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है कि वो हार्डली स्टार्ट हुआ है, इंटरमीडिएट स्टेट में है, ठीक है ना। अच्छा, ऑलमोस्ट कंप्लीट का मतलब होता है कि सिर्फ मेनली क्या बच रहा है, प्रोडक्ट। हार्डली स्टार्ट का मतलब होता है मेनली क्या बच रहा है, रिएक्टेंट बच रहा है। और इंटरमीडिएट में दोनों आपके अच्छे खासे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब सुन लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेगा, क्योंकि हमारे काम आएगा आयनिक में। ध्यान सुनना कैसे निकालते हैं। PCl3 की पावर क्या लेंगे 1, Cl2 का पावर क्या लेंगे 1 अपॉन PCl5 का पावर भी 1। पावर में क्या आता है, कोएफिशिएंट आता है, क्या आता है, कोएफिशिएंट आता है। ये मैं लिख रहा हूँ केसी, क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, केसी। केसी में स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि मोलरिटी यानी कि कंसेंट्रेशन आता है, केपी में प्रेशर आता है। केपी में क्या आता है, प्रेशर आता है, ध्यान रखना है इसको। केसी में क्या आता है, कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन बोले तो मोलरिटी। और केपी में क्या आता है, प्रेशर आता है, ठीक है। तो रख दोगे वैल्यू, कि इक्विलिब्रियम ज्यादा तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, कि इक्विलिब्रियम कम तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी कम आपका हो जाएगा। 6 7 नेगेटिव का फर्क पड़ेगा क्या इसमें, क्या आता है इसका स्लोप, ln k by k2, इसको देखो ln k2 by k1 इज डेल्टा h बाई r इंटू 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2 हमारा आएगा। तो माइनस ऑफ डेल्टा h हमारा इसका आ रहा है, स्लोप हमारा नेगेटिव आ रहा है इसका। तो स्लोप तो इसने पॉजिटिव बना दिया है ना, सही तो है। स्लोप क्या दिया, पॉजिटिव दिया है ना उसने, स्लोप पॉजिटिव दिया है ना उसने आपको। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, डेल्टा एच नेगेटिव हमारा आ जाएगा। तो अगर आपका डेल्टा एच बढ़ता है तो स्लोप बढ़ तो रहा है। स्लोप किसके बराबर है, माइनस ऑफ डेल्टा एच के बराबर है ना आपका। उसने उसको पॉजिटिव करके तो बनाया सीधा सीधा। हाँ, अगर वो उसको उल्टा बना देता, इक्वेशन को ऐसा बनाता, तो फिर आपका वो बात सही हो जाता। सबको पास में आ गई ना। उसने पहले स्लोप क्या बनाया, पॉजिटिव, यानी डेल्टा एच क्या आपका नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो डेल्टा एच बढ़ाओगे आप तो अपने आप स्लोप मोर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि स्लोप क्या है आपका, माइनस ऑफ डेल्टा एच है। 8th, बिल्कुल, लेकिन सॉलिड और लिक्विड नहीं होना चाहिए, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड का एक्टिविटी कितना आता है 1, ठीक है। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप इसमें क्या करोगे, H2 गैस को बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड। अकॉर्डिंग टू लीजेंडरी प्रिंसिपल हम लोग बोलते हैं कि अगर आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, अगर आपने क्या किया, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, तो रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहां पर वो फिर से इक्विलिब्रियम को अटेन कर ले। रिएक्शन कहाँ जाएगा, जहां पर फिर से इक्विलिब्रियम को अटेन कर ले, ठीक है। अब अगर आपने H2O गैस बढ़ाया, तो वो क्या करेगा, उस H2O को खत्म करना चाहेगा, तो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा खत्म करने के लिए। अच्छा, इसको कार्बन से मतलब नहीं है, तो कार्बन से मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि जब देखना, जब आप इसका Kp लिखोगे, Kp, तो क्या लिखोगे, प्रेशर ऑफ CO, प्रेशर ऑफ H2 की पावर 1 अपॉन प्रेशर ऑफ H2O की पावर 1। प्रेशर ऑफ कार्बन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, सॉलिड को और लिक्विड को कभी भी हम लोग इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में नहीं लिखते हैं। सिमिलरली अगर आपको केसी लिखना है, केसी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ CO इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ H2। यहां पर भी आपका क्या नहीं आएगा, कार्बन। क्यों नहीं आएगा, हम लोग सॉलिड को और लिक्विड को इसमें नहीं लिखते हैं, प्योर लिक्विड को, एक्वा सॉल्यूशन को लिखते हैं, इसको नहीं लिखते हैं, प्योर लिक्विड को नहीं लिखते हैं। या कोई स्पीसी जो बहुत ज्यादा प्रेजेंट हो उसको भी नहीं लिखते हैं। एक्सेस में किसी को ले लोगे ना, एक्सेस में, उसको भी हम लोग नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे एक्सेस वाले को, क्योंकि उसमें कुछ चेंज ही नहीं आएगा। काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, काइनेटिक्स में स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, अगर कोई बहुत ज्यादा ले लेते हैं उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं उसको, कांस्टेंट। तो अगर आप इसमें किसी चीज को बहुत ज्यादा ले लोगे, बहुत ज्यादा ले लोगे, तो उसको भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये भी तो एक कांस्टेंट है ना। तो यहाँ कांस्टेंट लिख के उस कांस्टेंट को यहाँ फेंक देंगे तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। ध्यान रखना, किसको लिखते हैं, एक तो सॉलिड को नहीं लिखते हैं, प्योर लिक्विड को नहीं लिखते हैं, और एक जो आपका बहुत ज्यादा एक्सेस में आ जाए उसको भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे से आयन इक्विलिब्रियम में। नाइन्थ, नाइन्थ पे ए में दिक्कत है, ए एंड डी में दिक्कत है। देखो बेटा ये बोल रहा है 0.5 में बी अचीव्ड बाय 2 स्टेप
एडियाबेटिक देखो यहाँ पर क्या है ना, 1 स्टेप एडियाबेटिक में 3 में आ रहा है, और 2 स्टेप में कहा जा रहा है 5 में, कहा जा रहा है 4 में जा रहा है, 4 में जा रहा है, 4 में जा रहा है ना, नहीं 2 में जा रहा है, कहाँ जा रहा है 3 में तो कौन सा है आपका एडियाबेटिक है, 4 वाला सिंगल स्टेप एडियाबेटिक है, 4th वाला आपका इरिवर्सिबल है। ध्यान से देखना क्या बोला मैंने, 3 वाला तो आपका एडियाबेटिक है, और 4th वाला आपका क्या है, सिंगल स्टेप इरिवर्सिबल बोल दो आप उसको। अब अगर आप इसको मल्टी स्टेप कराते हो तो कहाँ जाएगा वो, 4th से वो 3 में जा रहा है ना वो, तो आप स्टेप बढ़ाओगे तो किस तरह शिफ्ट करेगा, 3 की तरफ शिफ्ट करेगा ना आपको, वो किस तरफ शिफ्ट करेगा, 3 की तरफ। जैसे कि एक स्टेप में 4 पे, तो स्टेप 2 स्टेप कराओगे तो और लेफ्ट जाएगा, 3 स्टेप कराओगे तो और जाएगा, और इनफाइनाइट स्टेप कराओगे तो रिवर्सिबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल कौन सा है, 3 वाला है आपका। बात समझ आगे सबको। अच्छा डी वाले में क्या बोल रहे हैं, वर्क डन इन द प्रोसेस 1 to 3 इज मोर देन वर्क डन इन द प्रोसेस 1 to 2। इस वाले स्टेटमेंट को थोड़ा आप इसको होल्ड पे रखो ना, इसमें थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है अभी, इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में ना, इसको हटाओ अभी आप। इसके अलावा बीसी में कोई दिक्कत है क्या, बी वाला तो क्लियर है ना, टेम्परेचर कंपेयर करना है 3 और 4 में, तो देखो 3 और 4 में प्रेशर तो सेम है, वॉल्यूम कहाँ ज्यादा आ रहा है, 4 में ज्यादा है ना, तो पीवी बराबर एनआरटी से टी कहाँ ज्यादा आएगा, 4 में ज्यादा आ जाएगा। ऐसे आप 3 और 2 में कंपेयर कर सकते हो, पी सेम है और वी कहाँ ज्यादा है 3 में, तो टी कहाँ ज्यादा आएगा, पी बराबर एनआरटी से 3 में आपका ज्यादा आ जाएगा। सबको बात क्लियर है क्या, 10th में बेटा डेल्टा एच दिया है और रिएक्शन करा रहे हो आप रिजिड कंटेनर पे, रिजिड कंडक्टिंग वेसल, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में जो हीट ऑफ रिएक्शन आता है उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा यू। क्या बोलते हैं उसको, डेल्टा यू। तो पहले आप क्या निकालेंगे यहाँ पर, पहले आप निकालेंगे डेल्टा यू गिवन रिएक्शन के लिए, गिवन रिएक्शन मतलब 1 मोल सी के लिए आएगा आपका वो, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी से निकाल देंगे ना, तो आ जाएगा ना यूनिट का, डेल्टा एच का यूनिट क्या दिया है किलो जूल में, हाँ वो आपका किस में आएगा, जूल में आता है वो डेल्टा एन जी आर टी, तो किलो जूल में कन्वर्ट करना, और फिर क्या करना, ये आपका आएगा 1 मोल सी के लिए, आधे के लिए निकालना है ना, आधे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टाइम रेस नंबर 23, 8th का ए, स्टीम का प्रेशर बढ़ाओगे तो कहां जाएगा, फॉरवर्ड, क्यों, रेजिंग द रिलेटिव प्रेशर ऑफ द स्टीम। आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, रिलेटिव प्रेशर किसका बढ़ा रहे हो आप यहाँ पर, स्टीम बढ़ा। अब करना क्या है इसमें, द यील्ड ऑफ द CO and H2 at equilibrium would be shifted to the product side। समझ नहीं पा रहे बात, बात इतनी सी है, ये बोल रहा है आपको रिलेटिव प्रेशर बढ़ा रहे हो, आप टोटल प्रेशर नहीं बढ़ा रहे। दो बातें हैं, एक तो क्या बोलना होता है कि हम लोग टोटल प्रेशर बढ़ाए, क्या बढ़ाए, टोटल प्रेशर बढ़ाए, तो टोटल प्रेशर पे कहा जाता है बढ़ाने पर जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होता है, यानी कि बैकवर्ड हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर क्या बढ़ा रहा है, यहाँ पर ये स्टीम का प्रेशर बढ़ा रहा है, हाँ स्टीम का प्रेशर बढ़ा रहा है ना, तो उसको बिल्कुल ऐसे ट्रीट करो जैसे हम लोगों ने बोला था ना कि हम लोग H2O को बढ़ा रहे हैं, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा, ठीक है ना। हाँ एक ही बात है वो, मतलब क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली डिपेंड करता है, प्रेशर बढ़ाओ या वॉल्यूम घटाओ एक ही बात है वो, क्योंकि बिना आप वॉल्यूम घटाए प्रेशर कैसे बढ़ा दोगे। किसी भी कंटेनर में अगर आपको कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, पिस्टन को नीचे शिफ्ट कर दो और अपने आप क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा अपने आप। बात समझ में आ गई सबको, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, दो बातें होती है, एक होता है टोटल प्रेशर बढ़ाना, एक होता है इंडिविजुअल कंपोनेंट का प्रेशर बढ़ाना। टोटल प्रेशर बढ़ाने पर कहा जाता है नंबर ऑफ मोल्स कम होता है, नंबर ऑफ मोल्स कम आपका होता है, ठीक है ना। इसको ऐसे याद कर लेना, कहीं भूलोगे नहीं आप। देखो क्या बोला मैंने, क्या बोलेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे मोमोज खाने से न मजा ही नहीं आता है मोटे हो जाते हैं। सुनो सुनो क्या बोला मैंने, मोमोज खाने से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। मोटे हो जाने का मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़ जाना हमारे लिए, ठीक है ना। तो वॉल्यूम बढ़ जाने से कहा जाता है मोमोज, मोमोज बोले तो मोर मोल्स, मोर मोल्स की तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा ये, मोर मोल्स की तरफ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ाने में कहाँ जाएगा ये, मोर मोल्स की तरफ। बस इतना हमको पता है ना, अब लोग सारा कर लेंगे कैसे, वॉल्यूम बढ़ाओ या प्रेशर कम करो एक ही बात है, वॉल्यूम बढ़ाओ या प्रेशर कम करो
एक ही बात है, तो मालूम पड़ जाएगा कहाँ जाना है रिएक्शन को। और वॉल्यूम बढ़ाने पर मोर मोल की तरफ जा रहा है, तो वॉल्यूम कम करने पर कहाँ जाएगा, ऑफ कोर्स लेस मोल की तरफ जाएगा। ऐसे थोड़ी ना कि तुम भी वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो भी मोर मोल, और कम करेंगे तो भी मोर मोल्स, ऑब्वियस ही बात है ना। अच्छा, वॉल्यूम कब कम होगा, जो प्रेशर बढ़ाओगे, ठीक है ना। तो एक सिंपल से आपको ध्यान में रखनी है, और आपका इजीली कभी दिक्कत नहीं आएगा इसमें। टेम्परेचर, इसको आप ऐसे लिख लो, डेल्टा एच पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है ना, तो हीट को कहां लिख सकते हो, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड आएगा ना, हीट को यूज कर रहा है ना। अब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, अगर हम लोग रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, आ जाएगा इजीली। अच्छा, डेल्टा एच नेगेटिव, तो हीट को कहां लिखोगे, प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे। और आप टी को बढ़ाओ, यानी कि उसको बढ़ा रहे हो, तो रिएक्शन क्या जाएगा, उसको कम करना चाहेगा, तो कहां आएगा, बैकवर्ड आ जाएगा, हो जाएगा इजीली भी। अरे मोल्स बढ़ नहीं रहे हैं यार, वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन कहां जा रहा है, मोर मोल्स की तरफ जा रहा है, गैशियस मोल, एक्टिव स्पीसीज बोल सकते हो आप उनको, जो एक्टिव स्पीसीज है ना उस तरफ जा रहा है, जहां पर एक्टिव स्पीसीज के मोल्स ज्यादा है। जैसे कि इसकी बात करें, इस गिवन क्वेश्चन की बात करें, तो प्रोडक्ट साइड पे दो एक्टिव स्पीसीज है, दो मोल है ना उनके, 1+1, रिएक्टेंट साइड में सिर्फ एक ही मोल है। तो अगर आप यहाँ पर आप वॉल्यूम बढ़ाते हो, तो मोर मोल की तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा ये, फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा ये, फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। और सेम इफेक्ट कहाँ मिलेगा आपको, प्रेशर कम करने पर, प्रेशर कम करने पर भी कहाँ जाएगा, मोर मोल की तरफ जाएगा। अच्छा, बैकवर्ड लाना यानी कि लेस मोल की तरफ लाना, तो क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। तो एक लाइन याद रखना, कभी डाउट नहीं आएगा। क्या लाइन क्या था, मोमोज खाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, मोर मोल्स, मोमोज का एक्सपेंशन क्या है, मोर मोल्स, ठीक है। निकालो क्लास नोट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने डेल्टा जी कैलकुलेशन की बात किया था। अच्छा, फिजिकली डेल्टा जी का मीनिंग होता है कि नॉन पीवी वर्क जो आप निकाल सकते हो, जैसे कि इलेक्ट्रिक वर्क किसी प्रोसेस से, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पीवी वर्क। और उसको कैलकुलेट करने का एक ही फॉर्मूला है, वो क्या हमारा, वीडीपी माइनस एसडीटी, ठीक है ना, वीडीपी माइनस एसडीटी। आइडियल गैस कांस्टेंट टेम्परेचर पे एसडीटी खत्म कर देंगे, वीडीपी, और वी की जगह लगा देंगे एनआरटी बाई वी। सॉलिड और लिक्विड लिया कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो सिंपल वीडीपी ही रहेगा, वी इंटू P2 माइनस P1 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। और अगर आपने आइसो बारिक थर्मल दोनों लिया है, तो फिर क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, जो कहां पर होता है, रिवर्सिबल फेस ट्रांसफॉर्मेशन में आपका होता है। जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका पानी स्टीम में कन्वर्ट होता है, वहां पर आपका डेल्टा जी कितना आ जाएगा, और आपका डेल्टा जी जीरो आपका आ जाता है। इससे हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जो रिवर्सिबल फेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, वो बेसिकली क्या होता है, आपका रिवर्सिबल इन नेचर होता है, ठीक है ना। जो आपका कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे आपका जो बेसिकली फेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो नेचर में क्या होता है, रिवर्सिबल हमारा हो जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर छोटे छोटे से कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं, जिसको हम लोग लिखना है नोट डालते हुए। नोट नंबर 1 किस पे डिपेंड करता है, बहुत ही कॉमन सी और बहुत ही ऑब्वियस सी बातें हैं। कोई क्या लगा दिया, ये नहीं, डेल्टा जी हमारा कितना आएगा, डीजी कितना आएगा हमारा, डीजी इज वी डी पी माइनस एस डी टी, ये आएगा ना। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर से अगर मान लीजिए आपने कांस्टेंट टेम्परेचर लिया है, क्या लिया है आपने, कांस्टेंट टेम्परेचर आपने लिया है, तो dt हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो dg हमारा क्या हो जाएगा, v dp हो जाएगा। तो dg बाई dp क्या हो जाएगा, ये हमारा v हो जाएगा। dg बाई dp हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर v हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि आपका प्रेशर के बढ़ाने पर, प्रेशर के बढ़ाने पर आपका जो जी बढ़ेगा वो किसकी प्रोपोर्शनल आएगा, v की प्रोपोर्शनल आएगा ना। कैसे आएगा, थोड़ा सा इसका फॉर्मेट और चेंज कर देते हैं, इसको लिख लेते हैं ऐसे, डेल्टा जी बराबर v इंटू डेल्टा पी। अब दिख रहा है आसानी से, प्रेशर के बढ़ाने पर डेल्टा जी बढ़ेगा, और वो इंक्रीमेंट कितना होगा, वो इस v पे डिपेंड करेगा कि आपका v कितना ज्यादा है, जिसके लिए आप निकाल रहे हो उसका v कितना ज्यादा है। आपको दिख रहा है ना, ठीक है ना। तो इसको हम लोग हटाते हैं यहाँ से, शॉर्ट में आप समझने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, अगर बड़ा टाइम इंटरवल आप छोड़ लिया है तो, ठीक है। अच्छा, सबसे अधिक वॉल्यूम किसका होता है, सॉलिड लिक्विड गैस में,
गैस का हमको पता है एज वॉल्यूम की जब हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम, तो गैस का सबसे ज्यादा है, फिर लिक्विड का है, एंड देन सॉलिड आपका सबसे लास्ट में आएगा। यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आप प्रेशर बढ़ाते हो, जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो आपका जो जी बढ़ेगा वो सबसे अधिक कहाँ बढ़ेगा? गैस में बढ़ेगा। सबसे अधिक कहाँ बढ़ेगा? वो गैस में सबसे अधिक आपका क्या बढ़ेगा? जी बढ़ेगा। अच्छा, जी का बढ़ना जो होता है, गिव्स फ्री एनर्जी का बढ़ना, ये प्रोसेस के लिए फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? अनफेवरेबल है, क्योंकि स्पॉन्टेनिटी का हमारा क्राइटेरिया जी के डेल्टा जी के नेगेटिव होने से होता है। जी घटना चाहिए और यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ना चाहिए। यूनिवर्स का एंट्रोपी तो बढ़े और सिस्टम का जी डेल्टा जी क्या है आपका? नेगेटिव है, जी कम होना चाहिए आपका। यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि प्रेशर बढ़ाने पर आपका जो जी सबसे अधिक कहां बढ़ रहा है? गैस में बढ़ रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाई प्रेशर पे सबसे अनस्टेबल जो स्टेट होगा वो गैसीय स्टेट होगा। ये होगा ना, सबसे अनस्टेबल स्टेट कौन सा होगा? गैस, क्योंकि सबसे अधिक गिव्स एनर्जी वहीं बढ़ रहा है आपका। और होता भी यही है। जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाते हो, जैसे आप प्रेशर बढ़ाते हो तो गैस क्या करता है आपका? लिक्विड में कन्वर्ट कर जाता है। और प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉलिड में कन्वर्ट आपका कर जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है ना। इसी को हम लोग प्लॉट से भी थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिर्फ बिहेवियर बताने के लिए। एग्जैक्ट प्लॉट की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? बिहेवियर बताने के लिए। सबसे अलग चलेगा कौन? गैस। अब आगे आपका फिर लिक्विड और सॉलिड आपका आएगा। बात समझ में आ गई क्या सबको? ठीक है, लिख लो। स्टेटमेंट में लिखा रहा हूँ आपको, आप इसको लिख लो बस। शुभम बेटा, मैं अभी यूज नहीं करूंगा ये ब्लू वाला मार्कर। ठीक है, दिख नहीं रहा है। नहीं ऐसी बात नहीं। अच्छा, ज्यादा ऊपर हो गया है, अंधेरे में चला गया वो। शुभम सिंह चला गया क्या अभी? आया था क्या पहले? तो जानती हूँ। ऑनलाइन होगा प्योर। प्योर मतलब कभी ऑफलाइन क्लास में नहीं आया होगा। ठीक है, लिखो स्टेटमेंट। विद द इंक्रीज इन प्रेशर, विद इंक्रीज इन प्रेशर गिव्स फ्री एनर्जी। देखो क्वेश्चन में गिव्स फ्री एनर्जी बोले, गिव्स एनर्जी बोले, या फ्री एनर्जी बोले, वो सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है ना। गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स एनर्जी, या फिर फ्री एनर्जी। वैसे फ्री एनर्जी हम लोग हेल्महोल्ट्ज एनर्जी को बोलते हैं, बट क्योंकि हमारे पास सिलेबस में ही नहीं है तो मैं उसमें कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। आप ऐसा मत सोचना कि सर फ्री एनर्जी तो पढ़ाया नहीं, सवाल है फ्री एनर्जी पूछ लिया। वो क्या है? डेल्टा जी की बात कर रहा है। ठीक है, विद द इंक्रीज इन प्रेशर गिव्स फ्री एनर्जी इंक्रीजेस, with the increase in pressure gives free energy increases, and this increase is directly proportional to the volume, and this increase is directly proportional to the volume, and this increase is directly proportional to the volume. ठीक है। सो नहीं, सो की जगह लिखेंगे एज। लिखो एज as V is highest for gases, as V is highest for gases, as V is highest for gases. So increase in G, so increase in G is maximum for gases, as V is highest for gases, so increase in
G is maximum for gases. So gaseous state is unstable. Gaseous state is unstable at gaseous state is unstable at high pressure. Gaseous state is unstable at high pressure. सबको बात समझ में आ गई क्या? सब क्लियर है पॉइंट? अब इसी का दूसरा वाला पार्ट करते हैं। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 पे हम लोग सेम चीज को अप्लाई कर रहे हैं, कहां पर? एट कांस्टेंट प्रेशर पे। एट कांस्टेंट प्रेशर पे इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो डीजी हमारा क्या हो जाएगा इस बार? डीजी हमारा हो जाएगा एस डी टी। एस डी टी हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डीजी का जो वैल्यू, डीजी बाई डी टी का जो वैल्यू आ रहा है, ये हमारा क्या आ रहा है? माइनस ऑफ एस के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है? माइनस ऑफ एस के बराबर आ जाएगा यहाँ पर, ये एंट्रोपी के बराबर। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि टेम्परेचर घट बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका जो जी है वो क्या करेगा? घटेगा। वो क्या करेगा? आपका यहाँ पर घट जाएगा। और ये जो डिक्रीमेंट होगा, ये जो डिक्रीमेंट होगा, ये किसके प्रोपोर्शनल आएगा? आपका आएगा ये आपका एंट्रोपी के प्रोपोर्शनल आएगा। किसके प्रोपोर्शनल आएगा? एंट्रोपी के। एब्सोल्यूट एंट्रोपी के प्रोपोर्शनल आपका आने वाला है ये। अच्छा, एब्सोल्यूट एंट्रोपी किसका ज्यादा होता है? सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का? गैस का ज्यादा होता है ना। गैस का सबसे ज्यादा आपका क्या होता है? एंट्रोपी होता है। गैस के मुकाबले सॉलिड लिक्विड का एंट्रोपी तो कुछ भी नहीं है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ साइड में लिख लेना आप, साइड में डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ एस डेल्टा टी। तो हमको पता है एज एंट्रोपी, तो सबसे अधिक किसका आएगा? गैस का, देन अगेन लिक्विड का, और देन सॉलिड का। ठीक है, तो जरा मुझे बताना एक बार आप बात। मैंने क्या बोला? टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से डेल्टा जी कम हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने से डेल्टा जी कम हो रहा है। और कितना कम होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर डेल्टा जी कितना कम होगा, ये डिपेंड करेगा एस के ऊपर। ठीक है ना? अच्छा, सबसे अधिक एस किसका होता है? गैस का होता है। सबसे अधिक किसका होता है? गैस का। सबसे अधिक आपका एस, यानी कि सबसे अधिक जी किसका कम होगा? गैस का कम होगा। तो जी का कम होना फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? फेवरेबल है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि हाई टेम्परेचर पे या टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका स्टेबल फेज कौन सा रहता है? गैसियस फेज आपका रहता है। कौन सा रहता है? गैसियस फेज आपका क्या होता है? वहां पर स्टेबल आपका हो जाता है। तो बात समझ में आगे क्या? हाई प्रेशर पे कौन स्टेबल है और कौन अनस्टेबल है? गैस। और हाई टेम्परेचर पे कौन स्टेबल है? गैस। ठीक है ना? इसी को हम लोग यूज करते हैं लिक्विफेक्शन के लिए। आपको जो लिक्विफेक्शन करा था, हम लोग क्या करते हैं? टेम्परेचर को क्या कर देते हैं हम लोग? टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं? लो रखते हैं। और प्रेशर को क्या रखते हैं हम लोग? हाई। क्योंकि गैस के लिए दोनों ही क्या है आपके? अनफेवरेबल है। गैस के लिए दोनों ही क्या है आपके? अनफेवरेबल है। ठीक है, लिक्विफायर समझ गया ना? बना भी देगा तुमने तो जल्दी। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो आपको पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है ना, ये पॉइंट, और आपको जो तीसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है, ये किसको बताता है? मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, है ना? क्योंकि 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 मेल्टिंग पॉइंट लो या फिर क्या लो? बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा जी कितना आता है? कितना आता है? जीरो आता है ना डेल्टा जी? कितना आता है डेल्टा जी? जीरो आता है। डेल्टा जी जीरो कब आएगा? जब एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस गिव्स एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट कितना आ जाए आपका? सेम। डेल्टा जी सेम कब, जीरो कब आएगा? जब प्रोडक्ट का गिव्स फ्री एनर्जी और रिएक्टेंट का गिव्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगा आपका? सेम हो जाएगा। तो सेम कहाँ हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है। तो ये पॉइंट किसको दिखा रहा है? बताओ। मेल्टिंग पॉइंट को दिखा रहा है। ये किसको दिखा रहा है? ये आपका बॉइलिंग पॉइंट को आपका दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है आपका? ये बॉइलिंग पॉइंट को आपका यहाँ दिखा रहा है। बात सबको समझ आ गया क्या? लिख लो। बीच वाला पॉइंट किसको दिखा रहा है? सब्लिमेशन को। किसको दिखाएगा आपका? वो सब्लिमेशन को दिखा देगा। एलिंगम जैसा बना दिया है लगभग।
बिल्कुल सही बात है। वास्तविकता में अगर हम लोग इस प्लॉट की बात करें तो ये प्लॉट तो हमारा यहीं खत्म हो जाएगा, सॉलिड वाला प्लॉट, क्योंकि इसके आगे तो क्या बन चुका है, वो लिक्विड बन चुका है ना, और उसके आगे आपका जो लिक्विड वाला प्लॉट चल रहा है उसके आगे वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका क्या बन चुका है, वो गैस आपका बन चुका है। क्या बन चुका है आपका? वो गैस आपका बन जाएगा। इसीलिए एलिंगम डायग्राम वगैरह जो है वो अगर हम थर्मोडायनामिक्स 2 पढ़ लेते हैं तो रिलेटिवली हमको बहुत आसान लगता है, लेकिन अब हमको आसान लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आसान लगा होगा, आसान ही है। ठीक है, स्टेट में लिखा जाएगा मैंने इसमें आपको, पहले स्टेट में लिखते हैं। स्टेटमेंट आप लिखना, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, with the increase in temperature, with the increase in temperature gives free energy decreases, with the increase in temperature gives free energy decreases, ठीक है, and this decrease is directly proportional to the, and this decrease is directly proportional to the, and this decrease is directly proportional to the entropy, and this decrease is directly proportional to the entropy, ठीक है। फिर लिखना आप, as entropy for gas is maximum, as entropy of gas is, as entropy of gas is maximum, as entropy of gas is maximum, so G decreases maximum, so G decreases maximum, so G decreases maximum for, G decreases maximum for gases, ठीक है। ठीक है, so so at high temperature, at high temperature, at high temperature gaseous state is, so at high temperature gaseous state is stable, बहुत इतना ही, at high temperature gaseous state is stable, ठीक है। सबको बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है, बिल्कुल आसान से पॉइंट है। अच्छा, अगर आपको, अब हम लोग इसको खत्म करके निकालते हैं, किसी भी किसी केमिकल रिएक्शन में अगर हमको डेल्टा जी निकालना है, किसी भी केमिकल रिएक्शन हमको क्या निकालना है, डेल्टा जी निकालना है, वो कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? तो उसका देखो, जो रिएक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो रिएक्शन मोस्टली आपके कहाँ पर कराए जाते हैं, कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर में आप कराते हो, क्योंकि आपको डेटा किसका मिलता है, हमेशा डेल्टा एच का डेटा मिलता है। आपको किसका डेटा मिलता है? डेल्टा एच का आपको डेटा मिलता है। अगर ऐसी कंडीशन में अगर आपको डेल्टा एच का डेटा दे दिया तो डेल्टा जी निकालना बड़ा आसान है, किसके लिए? केमिकल रिएक्शन के लिए। वो क्या बन जाएगा? सिंपल, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन माइनस टी इंटू डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। बहुत ऑब्वियस सी बात है, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन माइनस ऑफ टी इंटू डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। लेकिन रिजल्ट आया कैसे, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं एक बार, कि कैसे हम लोग इस रिजल्ट तक पहुंचे। तो लिखो आप, गिव्स फ्री चेंज इन गिव्स एनर्जी फॉर अ केमिकल रिएक्शन, चेंज इन डेल्टा जी फॉर अ रिएक्शन। रिएक्शन की बात कर रहे हैं, रिएक्शन में आप डेल्टा जी कैसे निकाल सकते हो, ठीक है ना। रिएक्शन में आप डेल्टा जी कैसे निकाल सकते हो, तो एक रिएक्शन हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम लोगों ने एक रिएक्शन यहाँ पर ले लिया, ए पी ए प्लस क्यू बी गिव्स आर सी प्लस एस डी। ये हम लोग ने यहाँ पर एक रिएक्शन ले लिया, ठीक है ना, पी क्यू आर एस की फॉर्मेट में, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ से हम लोग बोल रहे हैं कि जो जी ए आपका आएगा, जी आपका जो आएगा वो कितना हो जाएगा, एच माइनस टी एस होता है। जी बेसिकली व्हाट, एच माइनस टी एस। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं एच ए माइनस टी इंटू एस ऑफ ए। सिमिलरली आप जी बी निकाल सकते हो, जी सी निकाल सकते हो, और जी डी निकाल सकते हैं एच माइनस टी एस वाले फॉर्मूला से। क्या हो जाएगा ये, एच बी माइनस टी इंटू एस ऑफ बी
एच सी माइनस टी इंटू एस ऑफ सी एच डी माइनस टी ऑफ एस ऑफ डी। लेकिन हमारा यहाँ पर जो एम है वो क्या है, वो बेसिकली क्या है, हमारा डेल्टा जी रिएक्शन निकालने का हमारा यहाँ पर एम है। ठीक है, हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, हम तो यहाँ पर डेल्टा जी रिएक्शन निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, जो बेसिकली किसके बराबर आएगा, जी ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस एस इंटू जी ऑफ डी माइनस ऑफ, हाँ, पी इंटू जी ऑफ ए प्लस क्यू टाइम्स जी ऑफ बी, जिसे हम लोग हमेशा से करते हैं, सेम वही काम हमने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो हमको ऑलरेडी पता है कि गिव्स फ्री एनर्जी हम लोग को ऐसे निकालना पड़ेगा जैसे हम लोगों ने डेल्टा एच या डेल्टा एस निकाला था। ठीक है, लेकिन हम लोग उसको निकालना चाह रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। तो बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, अपने आप हमारा आ जाएगा। देखना फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो आप जब आर को जीसी से मल्टीप्लाई करते हो तो ये मल्टीप्लाई करेगा आर से, कुछ देर के लिए इसको छोड़ देते हैं, इसको अलग रख देते हैं, आर इंटू एच ऑफ सी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा एस इंटू एच ऑफ डी आएगा, इसको छोड़ दो, माइनस ऑफ पी इंटू एच ए और क्यू इंटू एच बी, ये बन जाएगा क्या, मतलब क्या बेसिकली यहाँ पर क्या बन जाएगा, आर इंटू एंथैल्पी ऑफ सी प्लस एस इंटू एंथैल्पी ऑफ डी। ठीक है, माइनस ऑफ पी इंटू एंथैल्पी ऑफ ए प्लस क्यू इंटू एंथैल्पी ऑफ बी। ये मैंने सारे एंथैल्पी टर्म एक साथ कर लिए, और फिर क्या कर दो आप माइनस टी को कॉमन कर दो, और फिर से आपका सेम टू सेम क्या बन जाएगा, ये सेम एक्सप्रेशन बन जाएगा, लेकिन इसमें बनेगा एंट्रोपी के फॉर्म में बनेगा, किसमें बनेगा, एंट्रोपी की फॉर्म में बनेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर इंटू एंट्रोपी ऑफ सी प्लस एस इंटू एंट्रोपी ऑफ डी माइनस पी इंटू एंट्रोपी ऑफ ए प्लस क्यू इंटू एंट्रोपी ऑफ बी। ये आ जाएगा क्या, यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आपका जो डेल्टा जी रिएक्शन है उसको आप डेल्टा एच रिएक्शन माइनस टी इंटू डेल्टा एस रिएक्शन से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और ये तो अप्लाई कर ही सकते हैं, ये कोफिशिएंट वाला तो हमेशा लग ही जाता है। ठीक है, तो डेरिवेशन है, लेकिन हमको पता है कि ये, इसको हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, लिख लो फटाफट, हाँ टी है। अच्छा देखो, आप इसको लिखो, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ फ्रेंड्स वाली साथ में, इसको लिखते रहो आप। नहीं ऐसे कोई इंटरेस्टिंग नहीं, ऐसे ही है। तो हम लोग, होता क्या है ना कि नॉर्मली जो आईआईटी में जाता है तो उनकी परसेंटेज भी अच्छी होती है 12th में ना, ऑब्वियस सी बात है, 12th में अच्छे नंबर उनके आ जाते हैं। तो जो वहां पर जो होता है ना एडमिशन वगैरह, फ्रेंच में या जर्मन, जो भी आपको सीखना है एक्स वाई जेड, तो उसमें वो क्या करते हैं, 12th के परसेंटेज को प्रायोरिटी रखते हैं, 12th की परसेंटेज को रखते हैं। ठीक है ना, ऑब्वियस क्या रखेंगे, नहीं तो सबके लिए कॉमन है ना, इसलिए 12th में परसेंटेज। तो वहां पर क्या होता है कि उन सारी की सारी सीट्स पे कौन पहुंच जाते हैं, आईआईटी के बच्चे पहुंच जाते हैं सारे। मालूम पड़ रहा है कि फ्रेंच भी आईआईटी वाले सीख रहे हैं, जर्मनी भी, जर्मन भी सीख रहे हैं। अब होता क्या है ना कि वो जाते हैं शौक शौक में, स्टार्टिंग में शौक रहता है बहुत, हाँ सीखेंगे सीखेंगे, फिर क्या होता है कि वो शौक ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि गाड़ी की बड़ी दिक्कत रहती है, बाइक वगैरह की बहुत दिक्कत रहती है ना, डिपार्टमेंट दूर होता है थोड़ा सा। भाई आपका हॉस्टल कहाँ होगा जहाँ पर आईआईटी के डिपार्टमेंट्स वगैरह होंगे, हॉस्टल्स वगैरह होंगे, वो कहाँ पर होगा जहाँ पर उनके डिपार्टमेंट होंगे और उनके हॉस्टल्स होंगे, तो आपको यहाँ से वहां जाना पड़ेगा इतना दूर डेली, तो एक वो हेडेक हो जाता है। फिर कभी ये भी क्या होता है ना कि एग्जाम क्लैश कर जाते हैं, आपके खुद के एग्जाम और उधर उनके एग्जाम, और वो क्लैश तो नहीं, क्योंकि लगभग एग्जामिनेशन सबका वही सी टाइम पे होता है, अप्रैल मई के आसपास, है ना, तो क्लैश करना ही है वो, तो फिर वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। अगर 500 बच्चे करेंगे ना तो 500 में से 5 कर पाएंगे बस एट तक। लेकिन नुकसान क्या हुआ, नुकसान समझो, नुकसान ये हुआ कि आपने सीट खाली एक, अगर उस सीट पे कोई दूसरा बच्चा जाता तो वो पढ़ता। हरी बात समझ रहे, हाँ। तो उससे क्या हुआ ना कि ऐसे क्या हुआ, हमारी ना जो डेट है ना वो एक्सटेंड कर गई। तो मेरा फ्रेंड था साथ में, बनारस का था लोकल, तो बाइक थी। ठीक है ना, तुम गए और उसको बोला, रिक्वेस्ट किया कि सर आप डेट को एक्सटेंड कर दो, हमने फॉर्म नहीं भरा एग्जामिनेशन का। तो हमसे खूब लड़ा, हम तो सोचते रहे कि भाई लड़ा क्यों हमको ये। ठीक है ना, लड़ने के बाद लास्ट में उसने बोला कि तुम लोगों को तो कोर्स तो करना है नहीं, और तुम बस सीट खा जाते हो दूसरों की। उस टाइम मुझे लॉजिक समझ में आया, सीट खाने का मतलब क्या होता है, समझाया जब। ठीक है ना, तो उसने हमारे कहने पर उसने डेट एक्सटेंड कर दी एग्जामिनेशन की, कि ठीक है तुम एग्जामिनेशन फॉर्म भरो, तो मैं डेट एक्सटेंड कर रहा हूँ 7 दिन का, हमने भर दिया। और उसके बाद हम लोग एग्जाम देने नहीं गए।
क्योंकि दिक्कत क्या होगी, वही दिक्कत होगी, एग्जामिनेशन क्लैश कर गए। अब इधर से तो जॉब लगने वाला है ना, इधर तो जॉब लगने वाला है, इसको इसको आप छोड़ते हो तो आपका दिक्कत होगा आपको। प्लस फिर आपको गर्मी की छुट्टी में रुकना पड़ेगा, जो आपके सेमेस्टर एंड होते हैं जहाँ कोई नहीं रुकता, सब घर पे निकल लेते हैं, तो कितना बड़ा आपको बेसिकली सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है फ्रेंच सीखने के लिए। इतना बड़ा सेक्रीफाइस कौन करेगा, छोड़ो यार। सब लिखा सभी ने, तो लिखो स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो भैया स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है कि गिव्स एनर्जी में चेंज जो जब आए, जब आप क्या करो, एक मोल स्पीसीज को फॉर्म करो जिसके लिए आप डेल्टा जी निकालना चाह रहे हो, डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन आप निकालना चाह रहे हो, ठीक है ना। लेकिन वो स्पीसी किससे बनना चाहिए, किससे बनना चाहिए, वो उसके स्टैंडर्ड एलिमेंट से बनना चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर। स्टैंडर्ड एलिमेंट हमको पता ऑलरेडी क्या होता है ना, जैसे कि आपका फास्फोरस के लिए P4 होता है ना, P4 व्हाइट, व्हाइट फास्फोरस लेते हैं हम लोग, सल्फर के लिए रोम्बिक होता है, कार्बन के लिए ग्रेफाइट होता है। तो उनसे बने और स्टैंडर्ड कंडीशन यानी कि 1 बार पे बने, कहा बने, 1 बार पे बने, उसमें जो आपका जो डेल्टा जी का वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, उसको हम लोग बोल सकते हैं। सबको बात समझ में आ गई क्या। ध्यान रखना, यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको क्या निकाल रहा है ना, स्टैंडर्ड एलिमेंट का डेल्टा जी नोट निकालना है। एक तो हो गया स्पीसीज का, H2 का डेल्टा जी नोट निकाल लो, CO2 का निकाल लो। अब मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड एलिमेंट का, कार्बन ग्रेफाइट, O2 गैस, H2 गैस, रोम्बिक सल्फर, तो उसका डेल्टा जी नोट फॉर्मेशन हम लोग कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। कितना लेते हैं, डेल्टा जी नोट फॉर्मेशन 0 लिया जाता है। सबको बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, इट इज द change in gives free energy, it is the change in gives free energy, it is the change in gives free energy when 1 mole of species is formed, when 1 mole of species is formed, 1 mole of species is formed in standard condition, in standard condition from standard elements, in standard condition from standard elements, from standard elements, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन निकालना है CH3COOH के लिए, ठीक है ना, लिक्विड ले लेते हैं। आपको किसके लिए निकालना है, CH3COH लिक्विड के लिए आपको डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन निकालना है। तो हम लोग क्या लेना पड़ेगा, हमको प्रेशर तो 1 बार लेना पड़ेगा और इसका एक मोल बनाना पड़ेगा। और किससे बनेगा ये, स्टैंडर्ड एलिमेंट से। तो कार्बन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। क्या होता है आपका, ग्रेफाइट होता है। हाइड्रोजन का H2 गैस होता है और O2 का भी O2 गैस होता है। बैलेंसिंग इधर करेंगे कि उधर करेंगे, इधर करेंगे हमेशा, क्योंकि 1 मोल बनाना है ना हमको हमेशा, ठीक है। तो यहाँ 2 मोल आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 2 मोल आ जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ऐसे। इस रिएक्शन का जो आपका गिव्स फ्री एनर्जी चेंज आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन हो जाएगा। किसके लिए, एसिटिक एसिड लिक्विड के लिए, किसके लिए, एसिटिक एसिड लिक्विड के लिए हमारा डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है। सबको बात समझ में आ गई क्या। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन और स्टैंडर्ड एलिमेंट इज व्हाट, 0। कितना हो जाएगा आपका वो, 0 हो जाएगा। लिख लो, लिखो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन या डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन, सिंपल लिखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। चाहो तो सिर्फ लिखो डायरेक्टली डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन, डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन या स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन
फॉर स्टैंडर्ड एलिमेंट्स, फॉर स्टैंडर्ड एलिमेंट्स डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन या फिर स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन फॉर स्टैंडर्ड एलिमेंट्स इज जीरो। कितना जाएगा? जीरो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछा जाए व्हाट इज द जी नॉट फॉर्मेशन, व्हाट इज द जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन ग्रेफाइट, तो क्या बोलेंगे हम लोग? दिस इज जीरो। कितना आएगा? जीरो। डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ P4, क्या लिख दिया मैंने? सल्फर रोम्बिक लिखो, रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा? जीरो हमारा हो जाएगा। बात समझ में आगे सब बच्चों को? अच्छा, यहां से हम लोग एक और कंसेप्ट डिफाइन करते हैं, वो ये है कि जिसका डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन जितना कम है, जिसका डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन जितना कम है वो थर्मोडायनेमिकली उतना ही स्टेबल है। ठीक है ना? उतना ही थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। अब हम लोगों ने क्या बोला? ग्रेफाइट के लिए डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन क्या है? जीरो। डायमंड के लिए डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन आपका कुछ पॉजिटिव वैल्यू आता है। तो सवाल बनता है कि थर्मोडायनेमिकली कौन मोर स्टेबल है, ग्रेफाइट की डायमंड? तो ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। ठीक है ना? तो जब भी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात की जाती है इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द डेल्टा जी। एक आप और स्टेबिलिटी की बात करते हो, क्या होता है वो? काइनेटिक स्टेबिलिटी। बोलते हो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट एंड थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। ठीक है ना? तो यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं? सुनो सुनो सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ देखो। यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं? डेल्टा जी नेगेटिव आया, डेल्टा जी नेगेटिव आया तो वो स्टेबल आया, तो बेसिकली थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है। अच्छा, काइनेटिकली हम लोग बात करते हैं सिर्फ रेट से। किससे बात करते हैं? ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रेट, क्योंकि हम लोगों ने रेट का डिपार्टमेंट काइनेटिक्स को दे रखा है, तुम संभालो, तुम्हारा काम जाने। थर्मोडायनेमिक्स को रेट से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना? तो जब भी हम लोग बोलते हैं कि काइनेटिकली कंट्रोल्ड, उसका मीनिंग होता है कि वो रिएक्शन का रेट आपका ज्यादा है। रिएक्शन का रेट आपका क्या है? ज्यादा है। वो ज्यादा कैसे होगा? बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द एनर्जी बैरियर। बैरियर कम कर दो आप, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दो, अपने आपका रेट बढ़ जाएगा। अच्छा, रेट बढ़ने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबल बने, क्योंकि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी तो डेल्टा जी पे डिपेंड करता है ना। किस पे डिपेंड कर रहा है ये? डेल्टा जी पर आपका डिपेंड कर रहा है। ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं। तो बात समझ में आगे क्या? तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? थर्ड पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड्स हैविंग लेस वैल्यू ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी। कंपाउंड्स हैविंग लेस वैल्यू ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी। कंपाउंड्स हैविंग लेस वैल्यू ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। Compounds having less value of gives free energy of formation are thermodynamically more stable, are thermodynamically more stable, are thermodynamically more stable। ठीक है? तो यहां से हम लोग क्या बोल रहे हैं? डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट कितना आएगा? जीरो, क्योंकि तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये तो कार्बन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका तो डेल्टा जी कितना आएगा? जीरो आएगा। लेकिन अगर मैं डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन निकालें, किसका निकालें? डायमंड का निकालें, तो वो कुछ आपका ग्रेटर देन जीरो आपका आने वाला है। क्या आने वाला है? कुछ आपका ग्रेटर देन जीरो आपका आने वाला है। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं? ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिकली आपका क्या आएगा? थर्मोडायनेमिकली आपको मोर स्टेबल आएगा। नहीं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्रेफाइट डायमंड वाला, इसको आईओसी में पूछ लेते हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है? डायमंड हमको स्टेबल लगता है। अब एक नॉर्मल पॉइंट से सोचो एक बार दिमाग में रखते हुए, हमें लगता है डायमंड चार चार बॉन्ड बना रहा है, ग्रेफाइट एक वैलेंसी फ्री है ना? तो ऐसा लगता है कि आंसर क्या जाएगा? डायमंड जाएगा। लेकिन थर्मोडायनेमिकली कौन मोस्ट स्टेबल है? ग्रेफाइट। बिकॉज यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ डेल्टा एच से आंसर नहीं निकाल सकते, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता? साथ में डेल्टा एस भी तो देखना पड़ता है, एंट्रोपी सामने देखना पड़ेगा ना। वो दोनों का मिला जुला कॉन्ट्रीब्यूशन आपका क्या आएगा यहाँ पर? नेट रिजल्टेंट आपको मिलेगा। ठीक है ना? ऐसे में आपको क्या बता रहा हूँ, मान लीजिए डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन आपको बताऊँ, खुद से डेटा दे रहा हूँ। डेटा आपको मैंने दिया, डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन किसका? ब्लैक फॉस्फोरस का कम है। किसका कम है? ब्लैक फॉस्फोरस का कम है। डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस, ये आपको पहले से डेटा दिया जा रहा है। इट इज लेस देन
डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन, ठीक है ना, रेड फॉस्फोरस से, ठीक है ना, किससे, रेड फॉस्फोरस से। तो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल कौन सा आएगा, ब्लैक फॉस्फोरस इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, सो ब्लैक फॉस्फोरस इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, ठीक है ना। अब देखो ना, गैस करना बड़ा मुश्किल होता है, आपको ना कोई कंपाउंड दे दो और आपको बोलो तुम बताओ गैस करके कौन सा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा, बहुत मुश्किल होगा, ठीक है ना। इसलिए आपको हम बता देते हैं कि याद कर लो, ग्रेफाइट का थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है इनऑर्गेनिक का, पूछ लेते हैं कहीं पे भी, 4 पॉइंट देखे, ठीक है। सबके पास में आ गए क्या, तो ये हमारा जो टॉपिक था ये एंड हुआ। अब हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, चैप्टर के, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, 3 चैप्टर को रिलेट करते हैं एक साथ। एक मिनट, ठीक है ना। अभी हाल फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और थर्मोडायनेमिक्स को रिलेट कर रहे हैं। आगे जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लेंगे, इसी में क्या रिलेट हो जाएगा साथ में, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आपका रिलेट हो जाएगा, ठीक है। उसको आप कंपेयर नहीं कराते, क्योंकि उसका एक अलग ही फॉर्म है ना, उसका इतना यूजुअल नहीं है वो, इतना कॉमन नहीं है डे टू डे लाइफ के अंदर, ठीक है ना, इसलिए। लिखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिव्स फ्री एनर्जी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टॉपिक तो लास्ट है, बस में 2-3 सब टॉपिक है। के इक्विलिब्रियम एंड डेल्टा जी, के इक्विलिब्रियम एंड डेल्टा जी, के इक्विलिब्रियम एंड डेल्टा जी, दिख रहा है ना शुभम, गलती से मैंने ब्लू पेन से लिख दिया बस। के इक्विलिब्रियम एंड, ज्यादा ऊपर भी हो गया, और के इक्विलिब्रियम एंड डेल्टा जी, ठीक है ठीक है, समझ गया, ठीक है ना। देखो हम लोग यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम लोग करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो किसके लिए बात कर रहे हैं, रिएक्शन के लिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइंड कहाँ होता है, रिएक्शन के लिए डिफाइंड है। किसके डिफाइंड है, रिएक्शन के लिए डिफाइंड है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमारा क्या हो जाएगा, टी कांस्टेंट हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, टी हमारा कांस्टेंट, क्योंकि चाहे आप रिएक्शन को कांस्टेंट पी या टी पे कराओ जहां पर डेल्टा एच डिफाइन करते हो, चाहे आप उसको कांस्टेंट वी और टी पे कराओ जहां पर आप डेल्टा यू डिफाइन करते हो, लेकिन टी तो कांस्टेंट रहना ही रहना है। जब भी हम लोग को केमिकल रिएक्शन या फिजिकल रिएक्शन कराते हैं, हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को हमेशा कांस्टेंट लेते हुए चलते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, पहली बात तो ये जो भी स्टडी हो रहा है कहाँ पर किया जा रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपका किया जा रहा है स्टडी, जो भी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे स्टडी करते हो रिएक्शन को, ठीक है, और रिएक्शन हम लोग फिर से वो लिया था ना पहले, क्या था रिएक्शन हमारा, पी ए प्लस क्यू बी गिव सी, नहीं आर, आर सी प्लस एस डी। तो हमारा डेल्टा जी क्या हो जाएगा, वीडीपी माइनस, जब भी कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी की बात आएगी दुनिया में, तो आपको क्या रखना है हमेशा, वीडीपी माइनस एस डी टी। जब भी कैलकुलेशन करना है किसका, डेल्टा जी का, वीडीपी माइनस एस डी टी, इस स्टेटमेंट को रट लेना, है ना। फॉर्मूला के बाद क्या बनेगा, बहुत सारे बन जाएंगे कैटेगरी का, हमको स्टेटमेंट ध्यान में रखना है। जब भी कैलकुलेशन करना डेल्टा जी का, तो क्या लगाना है, वीडीपी माइनस एस डी टी, और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्या हो जाएगा, दिस इज सिंपली वीडीपी, हमारा क्या हो जाएगा, ये वीडीपी हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं, मोल 1 ले लेते हैं स्टार्टिंग में, मोल कितना ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर 1, एक मोल के लिए डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा, डेल्टा जी, सेम वही फॉर्मूला बनता है जो पहले बना था, आर टी एल एन पी टू बाई पी वन, पुट कर देंगे ना वी की जगह पे, एन आर टी बाई पी, एन आर टी बाई पी, एन कितना है 1, तो आर टी बाई पी जो पहले बन गया था फॉर्मूला हमारा, आर टी बाई पी इंटू डीपी, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा डेल्टा जी कितना आ जाएगा, आर टी एल एन पी टू बाई पी वन, पी टू बाई पी वन हमारा आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या सब बच्चों को, ठीक है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, कि आप इस डेल्टा जी को क्या लिख सकते हो, आप इसको आप लिख सकते हो जी टू माइनस जी वन आर टी एल एन पी टू बाई पी वन, ठीक है। मैं इस जी को जी नॉट बनाना चाह रहा हूँ, क्या बनाना चाह रहे हैं इसको हम लोग, जी नॉट बनाना चाह रहे हैं। तो प्रेशर कितना लेना पड़ेगा, 1 बार लेना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रेशर कितना लेना पड़ेगा, 1 बार आपको लेना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इफ इस P1 को हम लोग P नॉट यानी कि कितना ले रहे हैं, 1 बार, तो हमारा बेसिकली जी क्या हो जाएगा, G1 हमारा क्या हो जाएगा, जी नॉट हो जाएगा क्या, ठीक है। तो बस यहां से हमारा काम बन जाएगा। तो G2 माइनस जी नॉट या जी नॉट, ठीक है ना, ऊपर लगा देते हैं, इज आर टी एल एन
P2 बाई पी नॉट, वेर पी नॉट इज इक्वल टू 1 बार। ध्यान रखना पी नॉट कितना है हमारा 1 बार हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को अप्लाई करना है किसके लिए, सबके लिए। किसके लिए सबके लिए मतलब पहले ए के लिए, फिर बी के लिए, फिर सी के लिए, फिर डी के लिए, और फिर क्या निकालना चाह रहे हैं हम लोग, डेल्टा जी रिएक्शन निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं, डेल्टा जी रिएक्शन। जैसे पहले निकाला था वही कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हुए निकालो क्या बन रहा है। देखें आप अपना करो, मैं अपना करता हूँ। अगेन डेरिवेशन आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला जो बनेगा यहाँ से। देखो इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट एक बात छुपी हुई है, ठीक है ना, देखना कैसे। जिसको मतलब बहुत कम बच्चे, अगर पता बताया नहीं तो समझ ही नहीं पाएंगे उसको, और वहाँ बहुत इजी क्वेश्चन को हम लोग गलत करवा सकते हैं आपसे। देखना कैसे मालूम पड़ेगा अभी, वो इसी डेरिवेशन से मालूम पड़ता है हमको। अगर हम लोग डेरिवेशन दिमाग में नहीं है ना, तो कभी उस बात हमको मालूम ही नहीं पड़ेगी। ये वाली बात देखना अभी क्या बताता हूँ। इंटीग्रेट करने के बाद बन जाएगा ना डेल्टा जी। ठीक है, डी जी, डी जी मतलब चेंज इन जी ना, स्मॉल चेंज, लार्ज चेंज के लिए डेल्टा। आगे का फॉर्मूला सबका क्या बना, बताओ फॉर्मूला, बताओ फॉर्मूला क्या बना। आजकल तुम सबसे अलग कैसे बैठ रहे हो ना, पहले तुम उधर बैठते थे ना साथ में पूरा, इधर कैसे आ गए। ठीक है, उनसे अलग वहां से अलग बैठ रहे हो, सबसे अलग बैठ रहे हो, मेन बात ये है। आसपास कोई है ही नहीं बिल्कुल। क्या बना, अच्छा वहां तक पहुंच गए क्या। तो देखो क्या हो रहा होगा मेरे हिसाब से, डेल्टा जी हमारा ये तो होता है ना। तो आपने क्या किया, आपको डेल्टा जी निकालना है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, रिएक्शन का निकालना चाह रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं हम लोग, डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन। तो जी ऑफ द सी मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस जी ऑफ डी मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस जी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय क्यू, जी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय क्यू, पी क्यू। ठीक हो जाएगा ना, ये कर दिया हम लोग। और जी का भी हमारा पता है, तो ये सब किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं अभी, ये सब के सब आपके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने वाले हैं ना। तो ये देखो जब आप जीसी लिखोगे जीसी, तो ये मल्टीप्लाई करेगा आर से, और ये मल्टीप्लाई करेगा एस से। तो आर इंटू जी सी नॉट प्लस एस इंटू जी डी नॉट माइनस ऑफ पी इंटू जी ए नॉट प्लस क्यू इंटू जी बी नॉट। उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेल्टा जी नॉट रिएक्शन बोल सकते हो ना उसको।
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा जी नॉट रिएक्शन। अभी आप डेल्टा जी रिएक्शन इसको बोल रहे हो, जहां पर आपने नॉर्मल ये लिया है, जीसी वगैरह लिया है, अगर आप यहाँ पर जी नॉट लगा दोगे तो क्या बन जाएगा आपका, डेल्टा जी नॉट रिएक्शन बन जाएगा, डेल्टा जी नॉट रिएक्शन। तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी, डेल्टा जी रिएक्शन हमारा कितना हो जाएगा, आर इंटू जी सी नॉट प्लस एस इंटू जी डी नॉट माइनस ऑफ पी इंटू जी ए नॉट प्लस क्यू इंटू जी बी नॉट। ये तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और उसके अलावा और भी टर्म बच रहा है, वो क्या बच रहा है जरा देखना एक बार। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, ये भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करेगा कोफिशिएंट से, किससे मल्टीप्लाई करेगा, आर से, ये एस से। अब उस आर को यहाँ मत छोड़ो, उस आर को ले जाओ सर के ऊपर, पावर पे ले जाओ, सीधा कहाँ ले जाओ, पावर पे, और फिर क्या कर दो, आर टी कॉमन कर दो, आर टी क्या कर दो, कॉमन कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बच जाएगा हमारा, आर टी तुम लोगों ने कर दिया कॉमन, और इधर हमारा देखो ये एल एन, एल एन आएगा, ऊपर क्या बनेगा ये, पी सी बाय पी नॉट सी जो 1 बार है पावर आर, मल्टीप्लाइड बाय पी डी, पी नॉट डी पावर एस, पी ए बाई पी नॉट ए कितना आ जाएगा, पी, पी बी बाई पी नॉट बी पावर क्यू। हो गया। तो बस यहां से हमें क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, यहां से हमें फॉर्मूला मिल गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, क्या बोलेंगे इसको, क्यू बोलेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यू, क्यू हम लोग बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट को, किसको बोलते हैं क्यू, रिएक्शन कोशेंट को बोलते हैं। रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, जैसे आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह होता है। आप इक्विलिब्रियम कोशेंट निकालते हो ना, क्या होना है, पीसी की पावर आर मल्टीप्लाई पी पीडी की पावर एस अपॉन पी ए की पावर पी, पी की पावर क्यू। ये तो था हमारा इक्विलिब्रियम, सेम वही लिख दो आप। अच्छा आपको टेंशन हो सर पी नोट क्या करें, भैया 1 बार है, कितना है वो, 1 है ना, कितना लिया है आपने ये, 1 बार आपने लिया है, उसका मेरे को टेंशन नहीं है, तो हट जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, सिंपली ये क्यू बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये, आर टी एल एन क्यू। और क्यू क्या होता है, रिएक्शन, रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट किसके बराबर आ जाएगा, एल एन पी सी बाय पी नॉट सी पावर आर, अच्छा एल एन थोड़ी ना आएगा अभी, पी डी की पावर एस अपॉन पी नॉट डी अपॉन पी नॉट ए अपॉन पी ए अपॉन पी नॉट ए पावर पी मल्टीप्लाइड बाई पी बी इंटू पी नॉट बी की पावर क्यू। सबके बात समझ में आ गई क्या, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा देखो इसकी खास बात ये गलत से कर रहा था, ये तो कितनी माइन्यूट सी चीज है कि यहाँ पर ये क्यू एल एन में आ रहा है, क्या आ रहा है आपको, क्यू एल एन में आपका आ रहा है ना, ठीक है ना। और हमको पता है कि हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, जब हम लोग के निकालते हैं, क्यू क्यूब निकालते हैं, हम लोग एटीएम में निकाल देते हैं, किसमें निकालते हैं उसको, एटीएम में निकालते हैं। अगर आपने यहाँ पर के इक्विलिब्रियम में क्यू का वैल्यू एटीएम में निकाला तो आपका सवाल वहीं गलत हो जाएगा। कहाँ निकालना पड़ेगा, बार में निकालना पड़ेगा, किसमें निकालना पड़ेगा, बार में। इस साल ही लास्ट ईयर ऐसा क्वेश्चन दे दिया था, जिसको ये बात पता थी क्योंकि उसने यूनिट किसमें दिया था आपको, एटीएम में, उसका क्वेश्चन क्या हुआ, गलत होगा पक्के से। निकालना किसमें पड़ेगा ये, बार में, क्योंकि अगर आपने एटीएम दिया तो उसका डायमेंशन कैंसिल आउट नहीं होगा। और एलएन के अंदर जो टर्म आती है उसका डायमेंशन क्या रहना चाहिए, हमेशा डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनना चाहिए, ठीक है ना। तो किसमें लिखा जाता है, हमेशा बार में। अच्छा देखो इससे भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर इक्विलिब्रियम हो जाए, अगर क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम अटेन कर ले, तो डेल्टा जी कितना हो जाता है, 0, डेल्टा जी कितना जाएगा आपका 0। तो बस हमारा काम, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे क्या बन गया, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या हो जाएगा हमारा 0। तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। अब उस क्यू को क्या बोल सकते हो आप, के इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन कोशेंट बेसिकली क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट का मतलब होता है कि आप किसी भी टाइम पे, सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से क्या बोल रहा हूँ सुनो, इस क्यू का, इस क्यू में और के में क्या अंतर है, निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है। क्या अंतर है बताइए दोनों में, क्यू में और के इक्विलिब्रियम निकालने में अंतर क्या है, सेम ही चीज हो तो बस। क्यू को आप कहीं भी निकाल दो, कहीं पे भी आप रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं ना, उस टाइम पे आप क्यू निकाल सकते हो, और आप डेल्टा जी का बिल आपको मिल जाएगा। रिएक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है, वहां पर आप क्यू निकाल दो, लेकिन इस के इक्विलिब्रियम को आप ऐसे कहीं भी नहीं निकाल सकते। ये सिर्फ कहाँ डिफाइंड है, जब आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेता है, सिर्फ कहाँ डिफाइंड है, ओनली व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड।
ठीक है, ये तो बातें सारी कॉन्सेप्चुअल भाई कैसे आया। अब आपको लास्ट में क्या दिमाग में रखना है, ये दोनों फॉर्मूला, ठीक है ना। डेल्टा जी नॉट क्या होता है, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू निकालते कैसे हैं, क्यू हम लोग निकालते हैं एस टाइप से। और डेल्टा जी कितना हो जाएगा, जीरो इक्विलिब्रियम में, तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा हमारा, माइनस ऑफ आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसको हम लोग केपी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग केपी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, केपी बोल सकते हैं। बिल्कुल याद रखना है आपको ये फॉर्मूला। अच्छा, ये सेम फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो किसके लिए, सॉल्यूशन फेज के लिए भी। इसके लिए सॉल्यूशन फेज में, तो वहां पर आपका ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वहां पर आपका आ जाएगा डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी। क्यूसी, क्यूसी बोले तो कंसेंट्रेशन ऑफ सी की पावर आर। अच्छा, वहां पर स्टैंडर्ड हम लोग लेते हैं 1 मोलर को, वहां पर स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए जाती है 1 मोलर ली जाती है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिया है 1 बार, वहां स्टैंडर्ड क्या लेते हैं 1 मोलर लेते हैं। और ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस ऑफ आर टी एल एन के सी, क्या बन जाएगा हमारा ये, के सी बन जाएगा। ठीक है, तो लिख लो फॉर सॉल्यूशन फेज, इसको लिखने के बाद लिखो जल्दी, फॉर सॉल्यूशन फेज करके बाद में। बेटा क्यू इक्वल टू लिखा हुआ है रिएक्शन कोशेंट, क्या लिखा है हम लोगों ने, रिएक्शन कोशेंट, आर एक्स मतलब रिएक्शन है। अच्छा, जितना लेंथ का डेरिवेशन है ना, इसकी क्वेश्चन उतने ही आसान, क्वेश्चन इसके बहुत क्या है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं। क्यों, क्या करना है आपको, के इक्विलिब्रियम निकालना है आपको, सीधा सीधा क्या निकालना है, के इक्विलिब्रियम, आंसर हमारा आ जाएगा। लिख लिया क्या, लिखो 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 फटाफट लिखो, जल्दी से लिखो, सवाल करेंगे फिर कुछ। लिख लिया, उसमें क्या बोल रहे हैं, अगर आपको सॉल्यूशन फेस के निकालना तो क्या हो जाएगा, फॉर सॉल्यूशन डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी हो जाएगा। और एट इक्विलिब्रियम क्या फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस ऑफ आर टी एल एन के सी बन जाएगा क्या, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम लोग है ना केपी नॉट बोल देते हैं, नॉट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केसी नॉट। इन नॉट क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1 बार से डिवाइडेड है ना, इसलिए, है ना। केपी तो मतलब क्या था आपको पता है, केपी मतलब केपी लिख दो प्रेशर करते हुए, केपी नॉट मतलब डायमेंशनलेस बना दिया आपने उसको, बस क्या बना दिया आपने उसको, डायमेंशनलेस। केसी में बताइए क्या होता है, कंसेंट्रेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो उसको आप डिवाइड कर दो किससे, 1 मोलर से, तो आपका केसी नॉट क्या हो जाएगा, वो डायमेंशन लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस, कुछ भी चेंज नहीं किया है, सब कुछ सेम आएगा, बस यूनिट नहीं आएगी साथ में। क्या नहीं आएगी, यूनिट साथ में नहीं आएगा बस। इसे नोट लगा देना। हाँ, इसके बाद नहीं, अरे ये नोट लगा देना। हाँ, नॉट जो भी होता है, ये टर्म लिखिए यार, ये पूरी जो टर्म है ना, ये आपका क्या है, ये यहाँ लिख दिया है। और ये क्या है आपका, रिएक्शन कोशेंट है, रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट है, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, लिखो लिखो लिखो, इसको अच्छे से करके जाना है आज। एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है, ए कन्वर्टिंग इनटू बी। रिएक्शन क्या है, ए गैस टू बी गैस, ठीक है। इफ
if kp if kp equal to 2 atm, if kp equals to 2 atm at t equals to 300 kelvin, at t equals to 300 kelvin, find a part delta G naught reaction, a part delta G naught reaction, b part कर देगा आपका डेल्टा जी रिएक्शन, डेल्टा जी रिएक्शन when two gases, है ना, when two gases are having partial pressure of, when two gases are having partial pressure of 5 into 10 raised to power 4 Pascal, 5 into 10 raised to power 4 Pascal each. ठीक है, निकालो आंसर। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लगभग आंसर निकालने के लिए एटीएम ही यूज कर लेंगे, क्योंकि लगभग सेम आंसर आ जाता है ना, इसलिए नहीं तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी सॉल्व करने में। निकालो आंसर फटाफट। Ln2 का वैल्यू कितना लोगे? हाँ, यूज Ln2 इक्वल्स टू 0.7। इस वाले पार्ट में इसको दिक्कत तो नहीं है ना? आज कैलोरी में निकालना है ना यार, जूल जूल में कैलोरी में निकालना है ना आंसर, दो ले लो ना। ये बोला कि कैलोरी में निकालना है मैंने आपको, अब निकालो कैलोरी में। ऐसा सबको सपने आया नहीं आया होता पहले, ये बात आ गया ना, तो आपको तो यार ना, आपको फॉर्मूला रखना है दोनों, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है, तो दूसरा डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस ऑफ आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस ऑफ आर टी के एल एन इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, और एल एन हटाएंगे तो कितना लग जाएगा? 2.303 लग जाएगा, और उनको आता ही ऑलरेडी 420। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है पहले वाले का। माइनस में आ रहा है, वो माइनस किसी नहीं आया यार, हाँ माइनस का ही आ रहा है। तो देखो बहुत आसान, सबसे आसान क्वेश्चन, देखो सबसे इंपोर्टेंट है पूरे चैप्टर में, और सबसे इजीएस्ट यही है। क्या, बस सिंपल फॉर्मा चिपका देना है, डेल्टा जीरो बराबर माइनस ऑफ आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम लगा देना है ना। प्रेशर में बात करें तो केपी लिख देंगे, और कॉन्सेंट्रेशन में बात करें तो केसी लिख देंगे, आने क्या दिक्कत है? ठीक है ना, तो माइनस आर, आर का वैल्यू हो जाएगा 2, पी कितना है 300, और एल एन के इक्विलिब्रियम कितना आ जाएगा? 5 दिया है क्या? कितना वैल्यू दिया है? 2 दिया है सीधा, 2। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा आपका ये माइनस का 600 इंटू 0.7, यानी कि 420। क्या आंसर है बताओ? 420 आंसर आ गया। -840 आ रहा है सबका, सही है बिल्कुल। तो देखो नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, डेल्टा जी नॉट, ये था ना फॉर्मूला। फिर उसके बाद माइनस की प्लस, प्लस आर टी एल एन क्यू बोल लेंगे इस बार, उसको क्यू बोल दो। ठीक है, अब हम क्यू रखें क्या रखें, निकालना तो हमको वही सेम सेम चीज है ना यार। आप उसको दिमाग में क्यू रखो या के रखो, निकालना तो हमको सेम चीज है, कि पता पता होना चाहिए कि ये सिर्फ कहां पर है, इक्विलिब्रियम पे निकाला जा रहा है, और ये किसी भी कंडीशन पे। जैसे क्या बोला आपने, जो कहा मिक्स किया है 5 इंटू 10⁴ पे आपने मिक्स किया है आपने उनको, है ना, तो कितना आ जाएगा? डेल्टा जी नॉट हमारा कितना आएगा? माइनस का 420, 2 इंटू 300 एल एन, क्यू कैसे निकालते? जस्ट लाइक के इक्विलिब्रियम,
जस्ट लाइक के इक्विलिब्रियम, कोई अंतर नहीं है, तो प्रेशर ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ ए, लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ पर 1 बार है, ये गड़बड़ हो जाएगा पूरा। अच्छा, प्रेशर कितना दिया है? 5 इंटू 10⁴ पास्कल। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? एटीएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पास्कल में देख ली, पास्कल में कर लो, उसमें बार में कर लेते हैं, बार में सही रहेगा ना ज्यादा, नहीं तो फिर आपको 101325 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। बार में किससे करेंगे? 10⁵ से। इस बार हमारा बिल्कुल ये वाला जो डेटा आएगा बिल्कुल परफेक्ट आएगा, बार में होना चाहिए बेसिकली, वो तो होना किसमें चाहिए? बार में। अच्छा, अगर आप ये सोच लो यहाँ पर कि क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, पास्कल में निकाल लेते हैं ना, प्रेशर प्रेशर ही तो आ रहा है, गड़बड़ हो जाएगी पूरी, ठीक है ना, क्या हो जाएगी गड़बड़, यहाँ पर भारी हो जाएगी। इसलिए हम पता होना चाहिए डिफाइंड कैसे किया हम लोगों ने, बार से डिफाइंड किया है। नॉर्मली हमारा एसआई यूनिट से हमेशा आंसर आ जाता है, पास्कल से आप करोगे कोई दिक्कत थोड़ी ना है उसमें, लास्ट में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे उसको। लेकिन यहाँ पर अगर आपने पास्कल ले लिया तो कभी आंसर मैच नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 10⁵ कितना था? 4, डिवाइड किया 10⁵ से, स्क्वायर, स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि कोफिशिएंट दो लेना पड़ेगा ना, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁴ अपॉन अगेन 10⁵ कितना हो जाएगा, जिससे वैल्यू माइनस का 420 प्लस 600 इंटू ln, ये हो जाएगा 0.5, 0.5 बन जाएगा ना, तो 0.5 का स्क्वायर अपॉन 0.5। सबको दिख रहा है क्या नीचे? इधर देखो, इधर देखो, गलती कर दी पूछ के, देखो माइनस का 420 प्लस 600 ln 0.5 स्क्वायर अपॉन 0.5 यानी कि ln 0.5, 0.5 माइनस बार जाएगा, तो माइनस का 600 ln 2, माइनस का 600 ln 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका आंसर? ln 2 यानी कि 0.7, फिर से कितना हो जाएगा ये, माइनस का 420 यानी कि 840, यूनिट क्या आएगा? कैलोरी, यूनिट क्या आएगा हमारा इसका? कैलोरी आ जाएगा। सबको समझ में आया क्या? तो बहुत आसान चीजें, सिर्फ क्या दिमाग में रखना, फॉर्मूलाज, और दिमाग में रखना कि इसके अंदर जो वैल्यू पुट करना है, बार में पुट करना है, एटीएम में चल जाता है, क्योंकि लगभग लगभग एटीएम और बार आपका सेम ही होता है, 1.01325, लेकिन भैया पास्कल में कभी नहीं चलेगा, पास्कल में वो कभी भी नहीं चलेगा, गड़बड़ कर देगा पूरा। चलिए, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बच रहा है थोड़ा सा और, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हमारा ये हो जाएगा, है ना। होमवर्क क्या करके आओगे? अच्छा, नेक्स्ट टाइम होमवर्क में पक्के चेक करने वाला हूँ, आज का भी और नेक्स्ट क्लास का भी। हाँ, पक्का। क्या करके आओगे? S1 करके आओगे आज इस बार। आज तुमने S1 कर लिया ना, तो ट्रॉफी फॉर्म में आ गया पूरा ही, मान लो। रेस तो कर लेना ना, क्या दिक्कत है, 16 से लेकर के 30 तक। एक मिनट रुक जाओ, हो जाएगा सारा, एक सवाल में दिक्कत आएगी बस। क्वेश्चन नंबर 25 मत करना, क्वेश्चन नंबर 25 S1 में मत करना आप, ठीक है ना। और उसके अलावा आप 16 से लेकर के 30 पूरा आप कर सकते हो S1 में। और O1 में, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रेस हटा देंगे ना, क्या दिक्कत है, रेस हटा देंगे ना। कितने सवाल, 15 सवाल हुए ना इसमें, फिर एक रखा क्या रेस? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, रेस को हम लोग रोकते हैं। आप क्या करना, 17 से लेकर के 21 कर लेना बस। O1 में 17 से 21, S1 में पूरा, और O1 में 17 से 17 से 21, क्वेश्चन तो 30 तक है, उसमें 21 तक कर लो, ठीक है ना। सबसे होमवर्क करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, ये कर लिया ना तो टॉपिक हमारा हो गया पूरा ही, मान के चलो, डाउट नहीं आएगा इसमें भी कोई भी। एक मिनट बेटा, नीचे लिखा हुआ है ये 5 इंटू 10⁴ अपॉन 10⁵ का स्क्वायर, 5 इंटू 10⁴ अपॉन 10⁵ लिखा हुआ है।
हाँ हाँ हाँ